हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, IIT कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने किस नाम से स्वचालित कंपोस्टिंग मशीन विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूमि नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने साल बाद कोई पार्टी कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता बरकरार रखने में सफल रही? तो 37 साल बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली करंट अफेयर डाउनलोड करनी है, जैसे जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ 2022 की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन टीका कब से लगाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सहित जो है पूरे देश में 16 मार्च 2022 से 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले GI टैग वाले कश्मीर कालीन को किस देश में भेजा गया? तो जर्मनी में भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में युविका आयोजित की? तो ये किसने किया है? इसरो, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ से उत्तराखंड के बीच बनने जा रहे गोमती एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 300 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उत्तराखंड के बीच एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या होगा? तो गोमती एक्सप्रेसवे इसका नाम होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो ये 300 किलोमीटर लंबा होगा। ये जो एक्सप्रेसवे है ये गोमती नदी के किनारे बनेगा और दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ते हुए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी शहर को जोड़ेगा। इसकी अगर लागत की बात की जाए तो करीब 15,000 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी और इसके बन जाने के बाद सिर्फ 4 घंटे में लखनऊ से उत्तराखंड जो है पहुंचा जा सकेगा। और उम्मीद है कि जो गोमती एक्सप्रेसवे है ये 2027 तक बनकर के पूरा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना है कि जो गोमती एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से कहाँ तक जाएगा? तो उत्तराखंड में ये जाएगा। और उत्तराखंड में कहाँ पर? तो नैनीताल जिले में हल्द्वानी शहर को ये जोड़ेगा। दोस्तों, इसकी लंबाई जो कुल है वो कितनी है? तो 300 किलोमीटर ये लंबा होगा और ये जो है गोमती नदी के किनारे बनेगा और दुधवा नेशनल पार्क को ये जोड़ेगा उत्तराखंड के नैनीताल जिले से। अब दोस्तों, यहाँ पर जो दुधवा नेशनल पार्क है इसकी अगर बात करें तो जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी। ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। लखीमपुर खीरी जो जिला है इसकी अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है।
तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 47 महिलाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना। देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ जब 403 सीटों में 47 सीटों पर महिला विधायक चुनी गई। इस बार 560 महिला उम्मीदवारों ने यूपी चुनाव लड़ा, जिसमें से 47 जो महिलाएं हैं वो जीती हैं। इसके पहले ये जो अगर रिकॉर्ड की बात की जाए कि सबसे अधिक जो महिलाएं विधायक बनी है, इससे पहले कब बनी थी, तो 2017 में सबसे ज़्यादा 41 महिलाओं ने जीत हासिल की थी। सबसे पहला चुनाव जो है वो 1952 में हुआ, तब मात्र 20 महिलाएं विधायक चुनी गई थी। तो दोस्तों इस वजह से जो इस बार का चुनाव है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो है अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद, यानी देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक महिलाएं 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनी गई हैं, और इस बार जो है 47 महिला जो है वो चुनाव जीती हैं। वहीं अगर पिछली बात की जाए कि जब 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब केवल 20 महिलाएं विधायक चुनी गई थी। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश याचिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। यानी जो नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश याचिका थी उसके संदर्भ में जो उच्चतम न्यायालय का कथन आया है वो क्या कथन है, तो ये कि किराया ना चुका पाना अपराध की श्रेणी में नहीं होगा, इसके अलावा क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं होगा। और इसके साथ ही इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई की है। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे से ध्यान रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा कि किराएदार की ओर से किराए का भुगतान ना करना दीवानी विवाद का मामला होता है और इसे आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी मजबूरी के चलते अगर कोई किराया नहीं दे सका तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। यानी यहाँ पर यह है कि अगर कोई किराएदार है वो समय से किराया नहीं दे पाता है और उसकी अगर कोई मजबूरी है तो जो मकान मालिक है वो उस पर कोई अपराध नहीं लगा सकता है, यानी कि ये कोई जो है अपराध नहीं होगा। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई की। नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर चल रहे विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की है टिप्पणी आई है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो किसने की है, तो जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। और इसके तहत जो है क्या निकल कर आया है, तो ये कि जो किराया ना देना समय से किसी मजबूरी के चलते ये कोई आपराधिक मामला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी वनडे में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, झूलन गोस्वामी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है भारत की महान महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी, जिन्होंने अभी एक दुनिया का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है 250 विकेट लेने का वनडे में। भारत की सार्वकालिक महानतम तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने 16 मार्च 2022 को बड़ी उपलब्धि हासिल की। झूलन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुकी हैं और वे एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे में 200 से ज्यादा विकेट लिए हैं और अब उन्होंने 250 विकेट लेकर के एक नया रिकॉर्ड बनाया। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने इंग्लैंड के टैमी ब्यूमोंट को LBW आउट करके यह उपलब्धि हासिल की और अपने वनडे करियर का 250वां ये शिकार था उनका, यानी ये उनका विकेट था। वे दुनिया की पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं जिन्होंने 250 विकेट वनडे विकेट लिए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसे नोट भी करना है और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जो झूलन गोस्वामी है इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है वनडे में 250 विकेट लेकर के, और ये ऐसी एकमात्र महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने वनडे में 250 विकेट लिए हैं। दोस्तों जो झूलन गोस्वामी है इनके नाम पर अभी जो है कुछ दिन पहले ही एक रिकॉर्ड बना था और वो रिकॉर्ड क्या था,
और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था कि वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली ये खिलाड़ी बन गई थी। और इन्होंने जो है वर्ल्ड कप में कितने विकेट लिए, तो 40 विकेट इन्होंने वर्ल्ड कप में लिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई, तो ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी। और जो ये वर्ल्ड कप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 40 विकेट लेकर के, तो इससे पहले रिकॉर्ड किसका था, यानी इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो ये उपलब्धि हासिल करके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं लिन फुलस्टोन, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो ये रिकॉर्ड भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी, और इन्होंने 40 विकेट लिए। इसके अलावा वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई, तो ये भी है झूलन गोस्वामी, और इन्होंने 250 विकेट लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर महिला क्रिकेटर की बात की जाए तो आपको मिताली राज का भी नाम ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो है मिताली राज ने भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया कि विश्व कप में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो वो है मिताली राज, और उन्होंने 6 विश्व कप में भाग लिया। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और पुरुष और महिला दोनों में मिलाकर के अगर देखा जाए तो तीसरी खिलाड़ी है। इससे पहले जो सचिन तेंदुलकर हैं और जो जावेद मियांदाद, उन्होंने जो है 6 विश्व कप में भाग लिया था। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि आईसीसी महिला विश्व कप पे सबसे ज़्यादा मैचों की कप्तानी करने वाली खिलाड़ी बनी है कौन, मिताली राज, और इन्होंने 24 मैचों की कप्तानी की है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि मिताली राज है, इनसे संबंधित 2 रिकॉर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि जो मिताली राज है ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में, यानी 6 वर्ल्ड कप में जो है भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। और वहीं पुरुष और महिला दोनों में देखा जाए तो ये दुनिया की तीसरी खिलाड़ी है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैचों की कप्तानी करने वाली भी ये खिलाड़ी बनी है मिताली राज, और 24 मैचों की इन्होंने कप्तानी की है। और यहाँ पर जो झूलन गोस्वामी है इनसे संबंधित ये रिकॉर्ड है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि ये दुनिया की पहली महिला गेंदबाज बन गई है जिन्होंने 250 वनडे विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भगवंत मान। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनको राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली है। पंजाब विधानसभा के हालिया नतीजों में 117 सीटों में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं भगवंत मान, ये पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी हैं। यानी इनके नाम पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये बने हैं भगवंत मान। और इनकी उम्र कितनी है, तो ये कितनी है, 49 साल इनकी उम्र है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वही अगर ये बात की जाए कि पंजाब की सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, तो सबसे युवा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं, और उनकी उम्र कितनी थी, तो 43 साल उनकी उम्र थी, जो कि 1970 में मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के। इसके बाद कटघड़ कला में शपथ लेते ही भगवंत मान जो है 49 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो भगवंत मान है इनकी उम्र है 49 साल, और ये पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया के नए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। वह अगले 5 वर्षों के लिए एयर इंडिया के चेयरमैन रहेंगे। एन चंद्रशेखरन यहाँ पे होगा। एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन इलकर आईसी की जगह लेंगे। चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सहित कई अन्य टाटा समूह की कंपनियों के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एयर इंडिया के चेयरमैन जो है किसी नियुक्त किया गया, तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। दोस्तों एयर इंडिया की अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1932 में एयर इंडिया की
स्थापना हुई थी और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो JRD टाटा एयर इंडिया के फाउंडर थे। और एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ध्यान रखना है नई दिल्ली में एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया। इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 24 अलग अलग अस्पताल भवन होंगे। मेडिसिटी की स्थापना पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की जाएगी। पूरी सुविधा में 10,000 से 15,000 से अधिक बिस्तर होने की संभावना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत का पहला मेडिकल सिटी जो है ये कहां पर स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य के पुणे में ये स्थापित किया गया और नाम ध्यान रखना है तो इंद्रायणी मेडिसिटी नाम से जो है ये स्थापित किया गया। अब दोस्तों महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ये है मैप में महाराष्ट्र। कहां पर है? ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है? तो यहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इसके अलावा कर्नाटक और यहां पर देखेंगे तेलंगाना और यहां पर ये है छत्तीसगढ़ और इसके साथ ही जो यहां पर आप देख रहे हैं ये है गोवा। गोवा की सीमा को भी जो महाराष्ट्र है वो टच करता है। तो ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा को महाराष्ट्र साझा करता है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए कि यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 48 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, TPL। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन लैब निर्माण कंपनी बनी। TPL यानी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड सुपर लैब ब्रांड देश के सबसे प्रसिद्ध प्रयोगशाला ब्रांडों में से एक है। लीनियर अल्काइल बेंजीन लैब का उपयोग बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी TPL को रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने उत्पाद लीनियर एल्काइन बेंजीन के लिए IS 12795 2020 प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन लैब निर्माण कंपनी जो है BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है TPL यानी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी का नाम ध्यान रखना है, ये पहली BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की लैब निर्माण कंपनी है। दोस्तों यहां पर जो वर्ड है कि BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली, तो BIS प्रमाणन होता क्या है? तो BIS इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS का फुल फॉर्म है और इसे हिंदी में कहेंगे भारतीय मानक ब्यूरो। इसका जो मुख्य काम है वो उत्पादों के उत्पादन हेतु मानक निर्धारित करना है ताकि ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त उत्पाद बाजार में मिल सके। यानी किसी भी उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उद्यमी को इस बात का निरीक्षण करना जरूर करना चाहिए कि क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने उस उत्पाद विशेष के लिए कोई मानक निर्धारित किए हैं। तो जो BIS है ये क्या करता है? मानक निर्धारित करता है। अब दोस्तों अगर किसी भी कंपनी को BIS प्रमाणन प्राप्त हो जाता है तो वो जो कंपनी है वो ISI मार्क का इस्तेमाल कर सकती है या इसके अलावा BIS द्वारा जो भी निर्धारित मार्क्स है उसका उपयोग यानी वो अपने उत्पाद पर उसका जो मुद्रण है वो कर सकती है। तो ये होता है लाभ BIS प्रमाण का। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी बन गई है? तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है,
आईसीसी ने भारत की किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रेयस अय्यर को। आईसीसी ने भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया है। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पिछले महीने वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान सीमित ओवर फॉर्मेट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। वहीं आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो न्यूजीलैंड की एमिला कौर को। दोनों ध्यान रखना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है, तो ये है श्रेयस अय्यर। और वहीं अगर बात की जाए कि आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये है न्यूजीलैंड की एमिला कौर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्न में से किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरी टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। भारत ने बेंगलुरु में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में श्रीलंका को 238 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए डे नाइट टेस्ट में श्रीलंका के सामने 447 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में श्रीलंका की टीम 208 रन पर सिमट गई। भारत ने श्रीलंका का T20 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर दिया। भारतीय टीम ने घरेलू मैदानों पर लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती है। टीम इंडिया पिछली बार घरेलू टेस्ट सीरीज नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो भारत है, अभी जो बेंगलुरु में जो टेस्ट खेला जा रहा था, तो उसमें भारत ने श्रीलंका को 238 रनों से हराया है। और इस तरह से जो भारतीय टीम है वो घरेलू मैदानों पर लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज इस बार जीती है। तो दोस्तों ये थे 17 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर आपको क्लिक करना है और वहां से आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं कल का क्वेश्चन। यह है कल का क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, ऋषभ पंत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।